प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय श्रीमान मुरलीधर राव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, भोपाल की यशस्वी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, भोपाल की मेयर श्रीमती मालती राय जी, भोपाल के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रोटेम स्पीकर विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, नंदराम कुशवाहा जी, राम रघुवंशी जी, विष्णु खत्री जी, हमारे बैरसिया के लोकप्रिय विधायक, हमारे डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, गुलशन बामरा जी, नीचे विराजमान हमारे सभी गोसेवक गोभक्त प्रिय बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने गो सेवा के लिए और गो रक्षा के लिए चिंतन करके विचार करके उसके लिए सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए कुछ बिंदु मुझे सौंपे हैं। सचमुच में भारत अद्भुत देश है, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा, हजारों साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है। पर भारत की विशेषता है एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में है, एक ही चेतना जिसको तुलसी बाबा ने कहा, तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में है समस्त जग, सिया राम में केवल मनुष्य नहीं है, केवल मनुष्य नहीं है, सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है, सिया राम मैं सब जग जानी। जिसको कबीरदास जी ने कहा, साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। जिसके बारे में हमारे संतों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, और आत्मवत सर्वभूतेषु में केवल मनुष्य नहीं कहा, सर्वभूतेषु, जिसमें गौ माता भी सम्मिलित है, जिसमें पशु पक्षी भी सम्मिलित है, जिसमें पेड़ पौधे भी सम्मिलित है। और इसी चिंतन और दर्शन के आधार पर आप देखिए ये देश सदैव चला है। मनुष्य मात्र में भी प्रेम हो, लेकिन आप देखिए वसुदैव कुटुंबकम तो हमने कहा, जिसको मोदी जी ने पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया, वसुदैव कुटुंबकम। लेकिन उससे आगे हमने कहा धर्म की जय हो, और अधर्म का, अरे बोलो ना, अधर्म का, और प्राणियों में कितनी अद्भुत बात, कितनी अद्भुत बात। भारत का बच्चा बच्चा जब भी कहीं कथा होती है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो भारत का बच्चा बच्चा उद्घोष करता है प्राणियों में और विश्व का, यह भारत है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और इसलिए गो को हमने माता के रूप में माना, 33 करोड़ देवताओं का वास गो माता में हमने माना। आप देखिए कितनी अद्भुत है हमारी संस्कृति। कोई आलोचना कर सकता है, कोई आलोचना कर सकता है कि गाय के लिए एम्बुलेंस आ रही है। अरे मेरे आलोचना करने वाले मित्रों, गो को मां मान के गौ माता को हम पूजा करते हैं। और केवल गौ माता नहीं, हमारे यहाँ जो 10 अवतार हुए हैं उनमें 12 अवतार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, तीनों तो पशु के रूप में ही हुए हैं ईश्वर के अवतार, और चौथा नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य के रूप में और आधा पशु के रूप में। ये संकेत क्या है? ये यही है कि उनको भी आत्मभाव से देखो। हमारे जितने देवता हैं, जरा आप पुकारो हमारे भगवान विष्णु को, तो गरुड़ की सवारी करते हुए आएंगे,
लक्ष्मी जी को अगर आप पूजा करके बुलाएंगे तो उलूक की सवारी करती आएगी, और दुष्टों के दलन के लिए दुर्गा मैया का आह्वान करेंगे तो वो शेर की सवारी करते हुए आएगी। गणेश जी का ध्यान करेंगे तो वो मूसक पे विराजते हैं। नर्मदा मैया का ध्यान करेंगे तो वो भूरे मगर की सवारी करती है। जितने देवताएं हमारे, सबके वाहन पशुओं के रूप में ही है। ये भाव क्या है, ये सोच क्या है? ये भाव यही है कि केवल पशु नहीं है, उनमें भी ईश्वर का भाव है, इसलिए उनको भी आत्म भाव से देखो। और इसलिए हम गौ को माता मान के आज नहीं, बरसों से पूजते रहे हैं। अरे अपने कृष्ण कन्हैया ने तो जब लोग इंद्र की पूजा करते थे तो विरोध किया। उनका इंद्र की नहीं, वो तो गो भक्त थे, गो सेवक थे, गैयों के चरैया थे, बंसी के बजैया थे। उन्होंने भी कहा जो गोवर्धन पर्वत हमारी गाय को घास देता है, हमको फल देता है, पूजो उस गोवर्धन को। गोवर्धन की पूजा करके कन्हैया ने प्रकृति की पूजा का संदेश हमें दिया है। ऐसी उदार है भारतीय संस्कृति। और गाय हमारी माता है, ये बचपन से हमारे संस्कार है। और जब मैं भी यहां बोल रहा हूं तो कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, रोज सवेरे पूजा करने के बाद सबसे पहला काम अगर मैं भी करता हूं तो हमारी 2 बच्चियां हैं। एक का नाम है अष्टमी। अष्टमी इसलिए कि दुर्गा अष्टमी के दिन उसका जन्म हुआ था, और दूसरी का जन्म हुआ धनतेरस के दिन, उसका नाम है धनवंतरी। तो रोज मैं अष्टमी को और धनवंतरी को पहले रोटी खिलाता हूं, उसके बाद खुद नाश्ता करता हूं। ये जीवन में हमने उतारा, हजारों ने, लाखों लोगों ने इस भाव को अपने जीवन में उतारने का काम किया है। ये दुर्भाग्य था जिसकी चर्चा मुरलीधर राव जी कर रहे थे। जब देश आजाद हुआ तो ऐसे लोग भी थे जो भारतीय संस्कृति के, हमारे जीवन मूल्यों के, हमारे परंपराओं के विरोधी थे। गौ सेवकों पर गोली चलवाने का, संतों पर गोली चलवाने का काम उन्होंने किया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है मेरे बहनों और भाइयों, और भारत अपनी संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं का निर्वाह करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। और आज सब गौ भक्तों से मैं कहना चाहता हूं, नोट कर लेना, नोट कर लेना जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुए जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरा विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति का दिग्दर्शन हमारा देश भारत कराएगा विश्व गुरु के रूप में। और उसका एक प्रमुख अंग है प्राणियों में सद्भावना हो। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ये 400 एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है, 400 एम्बुलेंस। इन एम्बुलेंस में सब सुविधाएं हैं। एक पशु चिकित्सक होगा, पैराबेट होगा, सहायक सह चालक होगा, कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1962, आप नोट भी कर ले, 1968621962। ये नंबर है गो एम्बुलेंस की सेवा के लिए। अभी तक एम्बुलेंस नंबर 108 हुआ करती थी। इंसान अगर बीमार होता था तो फोन किया जाता था और एम्बुलेंस दरवाजे पे पहुंच जाती है। 108 नंबर मुझे अच्छी तरह याद है। मुरलीधर जी, अध्यक्ष जी भी बैठे। हमने पिछले चुनाव में जनता को, जब हमने संकल्प पत्र जारी किया था, तब ये कहा था कि हम गौ माता के लिए भी एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करेंगे। आज वो दिन आ गया है बहनों और भाइयों, आज वो दिन आ गया है जब एम्बुलेंस केवल इंसान के लिए नहीं होगी,
गौ माता के लिए भी होगी और अन्य पशुओं का भी इलाज करना होगा। तो आप 1962 नंबर घुमाएंगे, ये एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी जहां बीमार गौ माता है। क्योंकि मैं जानता हूं गांव में गाय बीमार हो जाए, पशु बीमार हो जाए तो इतनी दूर अस्पताल में कैसे पहुंचे, ये बड़ा संकट था। गाड़ी में लाद के ले जाना एक बड़ी समस्या थी, इसलिए अस्पताल नहीं ले जाएंगी, अस्पताल खुद जहां गौ माता बीमार होगी वहां चलता फिरता अस्पताल पहुंच जाएगा। ये अद्भुत पहल है सचमुच में, जिसका आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। और आज ये 400 एम्बुलेंस एक साथ हर एक ब्लॉक के लिए, एक ब्लॉक में एक एम्बुलेंस रहेगी। अगर गौशाला से फोन होगा तो एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। अगर गांव में किसी किसान के घर से या गोपालक के घर से भी फोन होगा तो तत्काल एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगी और इलाज करने का काम करेगी। इस अद्भुत पहल के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको चलाएंगे। लेकिन इस अवसर पर मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूं। जो काम किए जा रहे हैं उसके बारे में गुलशन बावरा जी ने विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया है, काम किया है। देखिए, गाय अगर बचाना है तो समाज का सहयोग आवश्यक है। एक दुर्भाग्य था कि जब तक बैलों से खेती होती थी, बैलों को हम संभाल के रखते थे, उनके लिए जमीनें हमने पड़ती छोड़ी थी, उनके लिए घास होता था, लेकिन धीरे धीरे सारी पड़त भूमि समाप्त हो गई। उनकी जगह खेत बन गए, ट्रैक्टर आ गए, मैकेनाइजेशन हो गया, तो बैल का क्या करेंगे। और कई जगह बैल का जब कोई काम ही नहीं है तो मारो लठ और छोड़ दो सड़क पे, जहां जाना हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, ये दृष्टिकोण बदलने का हमको काम करना पड़ेगा। केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज को भी जुटना पड़ेगा। और मैं प्रणाम करता हूं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर। ये वो ही लोग हैं समाज के जो गौ सेवा के लिए जुटे हैं, जो गौ सेवा के लिए आए हैं, क्योंकि हम सबके बिना काम नहीं चलेगा। एक हमको व्यवहारिक बनना पड़ेगा। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में हमने गोवंश के वध पर प्रतिबंध लगाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हमने किया है। हमने ये भी तय किया है कि अगर कोई गौ हत्या का पाप करेगा तो सीधे उसको 7 साल की सजा दी जाएगी। ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बना दिया है। गोवंश पर पूर्ण प्रतिबंध और परिवहन के मामले में भी दोष सिद्ध होने पर कारावास। लेकिन हम एक चीज और आज तय करेंगे कि गौ का अवैध परिवहन होता है, अवैध परिवहन होता है तो वो वाहन से होता है। इसलिए हम एक नया कानून और बनाएंगे कि अवैध परिवहन करते हुए, देखो 2 परिवहन होते हैं। एक, अगर कोई ईमानदारी से गाय खरीद के लाया और वो दूसरे स्थान पे ले जाना चाहता है, तो मध्य प्रदेश सरकार की भी योजना अभी हमने बनाई। जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा तो उसके लिए गाय जरूरी है। और गाय जरूरी है तो क्योंकि गोमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए, उसी से घनामृत बनना है, उसी से जीवामृत बनना है। लेकिन गाय को पालने के लिए ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनको 900 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे गाय के पालन के लिए, ताकि वो गाय रख सके और गाय का पालन कर सके। ये काम अभी ऐसे 22,000 किसानों को इसी महीने में हम 900 रुपया की किस्त जारी कर रहे हैं। प्रति माह 900 रुपया हम देंगे ताकि गौ सेवा के काम में लगे। दूसरे हमको करना पड़ेगा, एक मैं अवैध परिवहन की बात कर रहा था, तो एक तो वैध परिवहन होता है कि अब हमने योजना बनाई कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन भी आदिवासी क्षेत्रों में अगर गाय खरीदेंगे और गौ पालन का काम करेंगे तो 2 गाय देंगे और 90% सब्सिडी उनको देंगे। 90% पैसा सरकार देगी, 10% केवल उनसे लेंगे। बाकी जो है उनसे 75% सरकार देगी कुछ क्षेत्रों में गोपालन के लिए और 25% उनसे लेंगे। तो एक तो वैध परिवहन होता है गाय का, बैल का, भैंस का, गोवंश का,
जिसमें भैंस शामिल नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वैध परिवहन में होता है। लेकिन अगर कोई अवैध परिवहन करेगा गौ माता को काटने ले जाने की दृष्टि से, तो उसका परीक्षण करके वैध परिवहन जारी रहेगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह गौ माता को या गोवंश को ले जाना पड़ता है। लेकिन अवैध परिवहन कोई करेगा तो अब उसका वाहन राजसात कर लिया जाएगा। ये कानून हम बना रहे हैं, क्योंकि बिना वाहन राजसात के लोग मानते नहीं हैं। छोटा मोटा जुर्माना करके छोड़ दिया तो ये कुप्रवृत्ति बनी रहती है। तो सरकार की तरफ से गौशालाओं के संचालन के लिए, बाकी व्यवस्थाओं के लिए संपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। लेकिन एक बात और, पुराने समय में गाय से खेती होती थी, बैलों से खेती होती थी, इसलिए प्रेम से गोपालन करते थे। अब हमको गाय को आर्थिक रूप से भी गोबर, गोमूत्र, गोबर के अनेकों उत्पादन, उनको बहुत लाभदायी बनाने का काम भी करना पड़ेगा। और इसलिए गाय के गोबर से सीएनजी बनाने का प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। जबलपुर में तेजी से काम हो रहा है और मुझे लगता है कि सितंबर तक वो काम पूरा हो जाएगा। गाय के गोबर से सीएनजी बनाई जाएगी। सीएनजी मतलब गैस, जिस पर रोटी भी बनेगी। और जगह जगह हम गोवर्धन प्लांट लगाएंगे, जिससे गोबर खरीदेंगे। तो भोपाल से ये देखिए तस्वीर सामने आ रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन आप सुन रहे थे। भोपाल में गौरक्षा संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनके साथ आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहां पर मौजूद है। तो बता दें कि हर ब्लॉक में पशु एम्बुलेंस होगा। सीएम शिवराज की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, एक तरफ टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि पशुओं को लेकर सोच अब बदलनी होगी। तो वहीं 406 मोबाइल एम्बुलेंस की यहां पर शुरुआत होगी। सीएम शिवराज की बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी में गौ हत्या के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। हर ब्लॉक में पशु एम्बुलेंस होगा और वहीं पशुओं के प्रति दृष्टिकोण को अब बदलना होगा। तो ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, वो बड़ी बातें गौ रक्षा सम्मेलन में जो उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, वो आपको जानकारी एक तरफ टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो भोपाल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गौरक्षा संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया है। गौ सेवकों का पुष्प वर्षा कर सीएम शिवराज ने यहाँ पर सबसे पहले स्वागत किया और वहीं गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी भी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और सांसद साध्वी प्रज्ञा भी इस सम्मेलन में यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और सीएम का संबोधन आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, गौरक्षा संकल्प सम्मेलन में उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी बड़ी बातें, वो भी आपको जानकारी एक तरफ आपको टीवी स्क्रीन पर आपको दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है एमपी में गौ हत्या के लिए अब 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। गौ हत्या करने वाले 7 साल के लिए जेल जाएंगे। हर ब्लॉक में पशु एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। पशुओं के प्रति अब दृष्टिकोण बदलना होगा। हर एक इंसान को पशुओं के प्रति दृष्टिकोण जो है वो बदलना होगा। पशुओं को लेकर अपनी सोच अब बदलनी होगी। तो ये बड़ी बातें, ये चीज़ें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कही है। पशुओं को लेकर के, गौरक्षा को लेकर के उन्होंने तमाम बड़ी बातें की हैं, लेकिन उनमें से जो बड़ी बातें हैं वो आपको एक तरफ टीवी स्क्रीन पर देखिए, वो जानकारी आपको दे रहे हैं। पशुओं के प्रति दृष्टिकोण को बदलना होगा, साफ तौर पर उनका ये कहना है। और गौ हत्या करने वालों को लेकर के अब उन्होंने एक बड़ी बातें कही है। जो गौ हत्या करने वाले लोग होंगे उनको 7 साल की सजा होगी। और संचालक गौ सेवक संस्था ही कोई संचालन उनका करे, उस पर हम काम करेंगे। आपने पंजीकृत गौशालाओं में बिजली के बिल की बात कही है, तो मैं इसका परीक्षण करके बिजली के बिल की दिक्कत गौशालाओं को ना आए उसकी नीति बना दूंगा, ताकि
गौशालाओं में बिजली की परेशानी ना हो और गौ माता की हम ठीक ढंग से सेवा कर सकें। एक बात और, गौ को चारे की बात और भूसे की बात आती है। हम किसानों को भी प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। मैं किसान भाइयों से विनम्र अपील करना चाहता हूं, पराली मत जलाओ, नरवाई मत जलाओ। ऐसे यंत्र हम गौशालाओं को भी दे रहे हैं। आपकी जानकारी में है कि जो गेहूं का बचा हुआ जो जिससे भूसा बनता है नरवाई, उसको काट के भूसे में परिवर्तित कर देता है। हम आग लगा देते हैं कई बार पराली में, नरवाई में, तो वो जल जाती है, उसके साथ कई और जीव जंतु जलते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इससे भूसा बनना चाहिए ताकि गौ माता को भूसे की व्यवस्था हो सके। और मैं सभी गौ सेवकों को, स्वामी जी आपको भी ये निवेदन करता हूं कि गौशाला को एक तो हम लाभकारी बनाने का मॉडल बनाएं, दूसरे कम से कम कितने भूसे की और दाने की जरूरत है, उसके लिए न्यूनतम राशि क्या हो सकती है, उसका पुनर्निर्धारण कर दिया जाएगा। और वो राशि भी हम बढ़ाने का काम करेंगे ताकि गौशालाओं में गाय को पर्याप्त मात्रा में भूसे की व्यवस्था की जा सके। अभी आपके ध्यान में 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट से हमने गौशालाओं के भूसे के लिए की है। लेकिन स्वामी जी और गौ सेवकों से मैं कहना चाहता हूं, आप चिंता मत कीजिए। 190 करोड़ लगे, 280 करोड़ लगे, 400 करोड़ रुपया लगे, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन गौशाला में गाय को भूखा नहीं रहने देंगे। ये दोनों तरह के प्रयास, एक गौशालाओं में पर्याप्त व्यवस्था, लेकिन दूसरा गौशालाओं को आर्थिक रूप से और घर में भी गाय पालने को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने का काम, ये अगर हमने कर दिया तो अपने आप गाय की रक्षा हो जाएगी। और इसलिए पिछली बैठक में मैंने निर्देश दिए थे, बहुत जल्दी मैं आपके सामने उस बात को भी तय करके उसका ऐलान या घोषणा करूंगा कि हम गाय का गोबर खरीदने की व्यवस्था करेंगे। किसान घर में भी अगर गाय रखेगा तो गाय का गोबर खरीद के हम उसको आर्थिक रूप से किसान को भी या गोपालक को भी, व्यक्तिगत रूप से गाय करने वाले की जो आय है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। देखो, सभी प्रयास हमको करने पड़ेंगे। एक प्रयास से काम नहीं चलेगा। एक तरफ गौसदन चलाना, वन विहार बनाना, गौशालाओं को ठीक ढंग से चलाना, दूसरी तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, किसान को राशि देना जो प्राकृतिक खेती करे, और तीसरे गाय और गोमूत्र से बने उत्पादों को लाभकारी बनाने का काम करना। क्योंकि लाभकारी होगा तो लोग प्यार से गौ माता को, गोवंश को रखेंगे, और नहीं तो कुछ लोग स्वार्थ के कारण, और कई बार जायज भी होता है बोझ के कारण कि कहाँ से खिलाऊं गाय को, तो मारो लट और छोड़ छाड़ दो। इसलिए भी ये प्रवृत्ति पनपती है। इसलिए गौ सेवक मेरे बहनों और भाइयों, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम सब मिलकर संकल्प लें कि गाय की सेवा का जो भाव हमारी सनातन संस्कृति का परमानेंट भाव है, इस भाव को हम कैसे और आगे बढ़ा सकें। एक बात और आई, ग्राम पंचायतों में जो गौ सेवा, जो गौशालाएं छोटी छोटी, मैं ये भी सोच रहा हूं कि हर ग्राम पंचायत के बजाय हम कुछ बड़ी गौशालाएं विकसित करें। बहुत छोटी गौशाला में व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती और ठीक ढंग से वो चल भी नहीं पाती, और इसलिए हम 4-4, 5-5 पंचायतों को मिला के भी जहाँ स्थान उपलब्ध हो बड़ी गौशालाएं विकसित करेंगे तो उनका मैनेजमेंट भी ठीक होगा। हर गांव में मैनेजमेंट करने वाली टीम नहीं है, इसलिए गौशाला हमारी सफल नहीं होती, फेल हो जाती है। और इसलिए हम 5-6 ऐसी कुछ पंचायतों का एक मॉडल भी बनाए कि जिसमें बड़ी गौशाला और उसको कोई संस्था ले ले, सरकार उसमें पैसे दे और वो संस्था ठीक से चलाएं। वैसी गौशालाएं विकसित करने का मॉडल चलाएंगे। लेकिन तब तक जिन गौशालाओं के साथ जमीन दी गई है वहां अगर अतिक्रमण है तो वो जमीनें अतिक्रमण से मुक्त करवा दी जाएगी। वो केवल
गौ माता के काम आए, इस बात की हम व्यवस्था करेंगे। आपने जो और भी सुझाव सोचे दिए हैं, कुछ सुझाव मेरे पास और भी आए हैं, हम उनका भी परीक्षण करेंगे। जैसे एक सुझाव आया है गौशालाओं को काजी हाउस का दर्जा, थोड़ा इस पे हम विचार करके इसके प्लस माइनस देख के, वैधानिक स्थिति भी देख के इस पर हम फैसला करेंगे। गोवंश की गणना होनी चाहिए तो वो गणना निश्चित तौर पर करेंगे। और एक गौशालाओं के प्रबंधन और गौशाला से संबंधित समस्याओं के लिए कोई एक डेडिकेटेड अधिकारी जिले में होना चाहिए, क्योंकि सब देखते हैं तो कोई नहीं देखता। और इसलिए अपर कलेक्टर स्तर का एक अधिकारी जिले की गौशालाओं के प्रबंधन के लिए और जो समस्या आती है उनके समाधानों के लिए अलग से नियुक्त कर दिया जाएगा, ताकि हमारे गौ सेवक भी अगर संवाद और संपर्क करना हो तो उससे संपर्क करें, उसका नंबर भी जारी कर दिया जाएगा। ये एक अच्छा प्रारंभ हुआ है, एक अच्छा प्रारंभ हुआ है। ऐसा सम्मेलन और चिंतन शिविर हर साल हम करेंगे, क्योंकि और समस्या आएगी तो उसका बेहतर समाधान कैसे हो। तो साल में गौ सेवकों का एक सम्मेलन विचार विमर्श के लिए किया जाएगा। आप सब सहमत है ना? अरे है तो जोर से बोलो ना, बोलो गौ माता की। आइए आज एक नया प्रारंभ करें। सरकार और समाज मिलके गौ माता की सेवा करेगी, उनको बढ़ाएगी, संरक्षण भी करेगी, संवर्धन भी करेगी। लेकिन अकेली सरकार नहीं, सरकार के साथ आप सब भी और समाज भी। हो मंजूर तो बोलो हाँ, अरे जोर से बोलो हाँ। तो आइए आज एक हम गो रक्षा का संकल्प सब मिलकर लेते हैं। अपने अपने स्थान पर खड़े होके हम गो रक्षा का संकल्प लेंगे। जब मैं बोलूंगा तो आप सब अपना अपना नाम बोलेंगे और हम गो रक्षा का संकल्प लेंगे। तो मैं गो रक्षा के संकल्प को आपके सामने बोलूंगा, आप उसको दोहराते रहेंगे और पूरा प्रदेश ये संकल्प करेगा, ये धारणा करेंगे। तो मैं संकल्प प्रारंभ कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह चौहान गोपालक भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं जीवन पर्यंत गोपालन एवं गो रक्षा का पुनीत कार्य करता रहूंगा तथा गौशालाओं के संचालन में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करूंगा। मैं गो संरक्षण हेतु प्रतिदिन भोजन करने के पूर्व गो माता का स्मरण करते हुए गोग्रास अथवा उसके समतुल्य राशि निकालकर गो सेवा हेतु देने का संकल्प लेता हूं तथा इस पुनीत कार्य के लिए मैं अपने परिवार के सदस्यों व इष्ट मित्रों के साथ समाज को भी प्रेरित करूंगा। बोलिए गौ माता की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, नर्मदा मैया की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हरी झंडी दिखाकर 406 चलित पशु इकाइयों को रवाना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आदरणीय भाई बहनों, आपके बाएं हाथ की तरफ बने मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं और सामने मैदान में खड़ी हैं 406 चलित पशु चिकित्सा इकाइयां
माननीय मुख्यमंत्री जी अब हरी झंडी दिखाकर इन इकाइयों को रवाना कर रहे हैं। ये भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की संयुक्त योजना के तहत 406 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस रवाना की जा रही हैं। एम्बुलेंस में पशु उपचार, शल्य चिकित्सा, कृत्रिम